अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 को जो है क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट द वेव्स। तो वेव्स हमारे पास जो है वो दो तरह की होती हैं। एक को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं, दूसरी को हम लोग स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। देखो, प्रोग्रेसिव वेव्स जो है वो नेम से इंडिकेट कर रही हैं कि ये प्रोग्रेस करती हैं। जब ये प्रोग्रेस करती हैं तो अपने साथ एनर्जी को भी जो है वो कैरी करके लेके जाती हैं। स्टेशनरी वेव्स नेम से इंडिकेट कर रही है, स्टेशनरी होती हैं, रुकी हुई होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये किसी भी किस्म की एनर्जी को जो है वो कैरी नहीं करती। ठीक है, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे हम लोग वेव मोशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको जो है वो प्रोपोगेट करने के लिए जो है हमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसी वेव्स को हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है, देखो, एम से मीडियम एंड एम से मैकेनिकल। सो जिन वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और जिनके लिए हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, नो मीडियम रिक्वायर्ड, तो उसे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, ये मैकेनिकल वेव्स हैं। इनकी प्रोपोगेशन के लिए हमें मीडियम चाहिए होता है। और हमारे पास जो हीट, लाइट एंड रेडियो वेव्स होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, और आप लोगों ने अक्सर ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि हमारे पास वैक्यूम पे जो है वो साउंड प्रोपोगेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि साउंड हमारे पास मैकेनिकल वेव है और उसके लिए मीडियम चाहिए होता है, जो कि वैक्यूम पे नहीं होता मीडियम कोई। सो दैट इज़ वाई साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। अब ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ी, कुछ स्टेशनरी वेव्स पढ़ी। तो प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास चाहे वो फर्दर जो है वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, दूसरी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ द वेव्स जो है वाइब्रेट करे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, तो ऐसी वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और पार्टिकल ऑफ द वेव्स अगर वाइब्रेट करें पैरेलल, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं तो उन्हें हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। अगर वो पैरेलल मूव करती हैं तो उनको हम लोग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है, ऐसे आप लोग खुद देख लो। बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, कहता है कि हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना, वो गैसेस से प्रोपोगेट नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब ऐसी वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है वो गैसेस में से प्रोपोगेट नहीं करती। और हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं बेसिकली ये मैकेनिकल वेव्स तो होती हैं, लेकिन ये कंप्रेशनल वेव्स भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी वेव्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास कहता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम, तो उसे हम लोग वेव स्पीड कहते हैं। मतलब किसी टाइम के अंदर हमारे पास किसी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसे हम लोग वेव स्पीड कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स की पल्स फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे एक रिलेशन है, तो आप लोगों ने इसे जो है वो जहन में रखना है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि हमारे पास ये जो ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड होती है ना, ये किसी भी स्ट्रेच्ड और थिन स्ट्रिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लूजली और थिक वन। ठीक है, आप लोगों से एमसीक्यू में क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक थिन है एक थिक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स किस में से जो है वो ज़्यादा मूव करेंगी। तो ट्रांसवर्स वेव आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ज़्यादा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होगी ना और वो थिन होगी, तो उसमें से ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो ज़्यादा प्रोपोगेट करेंगी एज़ कम्पेयर टू लूज स्ट्रिंग और थिक वन। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ना, वो स्लोली जो है वो ट्रैवल करती हैं गैसेस के अंदर। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि हमारे पास गैसेस जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं और उनका जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो स्मॉलर होता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो गैसेस के अंदर स्लोली जो है वो ट्रैवल करती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। यहाँ पे जैसे उसने फ्रीक्वेंसी की जो है वो डेफिनेशन लिखी है, कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, आप उसने आपको नंबर ऑफ वेव्स भी दी हो, टाइम भी दिया हो, तो आप लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर वो आप लोगों से ये भी कह सकता है कि उसने आपको नंबर ऑफ़ वेव्स भी दी हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी है, कहता है कि आप लोग टाइम फाइंड करो कि वो कितना टाइम लेगी ट्रैवल करने में, तो आप लोग टाइम का रिलेशन भी निकाल सकते हो। या फिर उसने आपको फ्रीक्वेंसी दी है, टाइम दिया हुआ है, आप लोग नंबर ऑफ़ वेव्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये रिलेशन लाजमी याद रखना है। आगे ये वो टाइम पीरियड की डेफिनेशंस और ये वो सारी वही चीज़ें लिखी हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद उसने आप लोगों को जो है वो फेज़ फाइंड करने का, फेज़ चेंज फाइंड करने का रिलेशन दिया हुआ है, फेज़ डिफरेंस फाइंड करने का रिलेशन दिया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वेव लेंथ की डेफिनेशन है।
ठीक है। समटाइम्स वेवलेंथ की डेफिनेशन एमसीक्यू में आती है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट्स एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। आप लोगों को जो है वो स्टेटमेंट में तो सिर्फ उसने बोला कि वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऑप्शंस में जो है वो उसने आपको ये सारी स्टेटमेंट दी होती है थोड़ी चेंज करके। वो आपसे पूछ लेता है कि हमारे पास इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट्स, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट्स एंड ट्रफ, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। आर नहीं है, एंड है, ठीक है, एंड है। और हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समटाइम्स इसके रिलेटेड एमसीक्यू आ जाता होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम या पर यूनिट एरिया हुई तो उसे हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया की इक्वल होती है, ठीक है। आप लोगों को एनर्जी दे के एरिया दे के आप लोग बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी फाइंड करो, तो आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करके इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। सो दिस मीन्स दैट इंटेंसिटी जो है वो इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू एरिया। हमारे पास एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी भी होगी, एरिया जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी, बिकॉज देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड एरिया, ठीक है। और एनर्जी और इंटेंसिटी के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास इंटेंसिटी कम होगी, अगर एरिया कम है तो इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अब उसके बाद हमारे पास है जी स्पीड ऑफ साउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन ने जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इस रिलेशन के थ्रू जो है वो प्रूव किया था। उसके बाद लेप्लास ने आके करेक्शन की थी और उसने फिर ये रिलेशन यूज़ करके स्पीड ऑफ साउंड को जो है वो कैलकुलेट किया था। ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने बोला कि हमारे पास जो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था वो 281 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, 281 था। फिर उसके बाद लेप्लास ने आके उसमें करेक्शन की क्योंकि इसमें हमारे पास 16% एरर था, ठीक है। तो उसने आके जब इसमें 16% एरर को जो है वो करेक्ट किया तो हमारे पास टोटल स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 332 मीटर पर सेकंड बन गई, ठीक है। तो ये दोनों फिगर्स आप लोगों को याद होने चाहिए कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कितनी कैलकुलेट की थी, लेप्लास ने कितनी कैलकुलेट की थी। जो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है ना साउंड की वो 16% लेस दैन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। मतलब न्यूटन ने हमारे पास जो 281 कैलकुलेट किया था वो 16% उसमें एरर था, 16% लेस वैल्यू थी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूटन था ना उसका इतना ज़्यादा एरर क्यों आया था, क्योंकि उसने बोला था कि हमारे पास जो साउंड मूव करती है एयर में वो आइसोथर्मली मूव करती है, जिसकी वजह से उसका 16% एरर आया था। जबकि लेप्लास ने बोला था कि नहीं, साउंड वेव्स आइसोथर्मली मूव नहीं करती, वो एडियोबैटिकली मूव करती हैं। तो एडियोबैटिक वो फिनोमेना उसने यूज़ करके तो 16% एरर को रिमूव कर दिया था, जिसके बाद हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो 332 आ गई, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि न्यूटन ने जो है वो कौन सा प्रोसेस यूज़ करके स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था, लेप्लास ने कौन सा किया था, कितने % एरर था, न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कितनी कैलकुलेट की, लेप्लास ने कितनी कैलकुलेट की, न्यूटन ने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, लेप्लास ने कौन सा फार्मूला यूज़ किया। तो ये सारे MCQ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास साउंड स्पीड ऑफ साउंड पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड का हमारे पास जो है वो मॉइस्चर और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। हमारे पास मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, तो उतना ही हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर पर जो है वो प्रेशर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करता। अक्सर आप लोगों को जो है वो MCQ में ये भी दिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। फिर आप लोग बोलोगे कि प्रेशर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करता। सेकंड थिंग इज दैट आप लोगों को जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकता है और कह सकता है कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेशर जो है वो x है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको 2x कर दें, 4x कर दें, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा, क्या वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी। तो आप लोगों ने बोलना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रिमेन्स सेम, क्योंकि हमारे पास वो डिपेंड ही नहीं करती प्रेशर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहता है कि वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो उसका स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो स्टेटमेंट में कहता है कि अगर हम लोग डेंसिटी को जो है 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या अफेक्ट होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, v इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ 1 आवर डेंसिटी। तो डेंसिटी को अगर हम लोग 4 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, v इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1/4। तो हमारे पास बन जाता है v इज़ इक्वल टू 1/2, मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हाफ हो जाएगी। अगर हम लोग डेंसिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे ना तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हाफ हो जाएगी।
देखो हमारे पास जो मॉइस्चर होता है ना, बेसिकली वो क्या करता है, डेंसिटी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और अच्छा सा पॉइंट है, कहता है कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डैम्प एयर में जो है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट उन्होंने सिनेरियोज दिए हुए हैं। एक में कहता है कि डैम्प्ड एयर है, दूसरे में जो है वो ड्राई एयर है। तो स्पीड ऑफ साउंड कौन से कंटेनर में या कौन से उसमें एरिया में ज़्यादा होगी? तो डैम्प्ड एरिया वाले में जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद उसने बोला कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लोग जो है वो टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, या इक्वल टू लिख लेते हैं 4, तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत ही मज़े का पॉइंट है, कहता है कि इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड फॉर ईच डिग्री राइज अबव द 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 0.61 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास चाहे वो 0 डिग्री के बाद हम लोग एक एक डिग्री को जब इंक्रीज करेंगे ना, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकंड जो है वो की रफ्तार से तेज़ होता जाएगा। मैंने आप लोगों को इसके रिलेटेड किसी प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर MCQ भी दिया था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मैंने कहा इस तरह से था कि लाइक अगर हम लोग टेम्परेचर को जो है वो 0 से 20 कर देते हैं, ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या अफेक्ट होगा। तो जस्ट सिंपल जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करना है 0.61 के साथ, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये वही चीज़ बता रहे हैं, और अक्सर ये न्यूमेरिकल में आ जाता होता है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हमारे पास विंड जो है वो चल रही हो इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो विंड है वो स्पीड ऑफ साउंड के ऑपोजिटली मूव कर रही हो ना, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स। तो जब भी हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज से कोई वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। कहता है कि इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अगर हमारे पास जो है वो अगर एक वेव का क्रस्ट जो है वो दूसरी वेव के क्रस्ट को जो है वो मीट करे, तो उसे हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, जब भी हमारे पास जो है एक वेव की कंप्रेशन जो है वो दूसरी वेव की कंप्रेशन के साथ मीट करती है ना, तो उसे हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, देखो हम लोगों ने पहले बात की थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन होती हैं, तो इसलिए हम लोग कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, जबकि ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ वो चीज़ें होती हैं, सो दैट इज़ वाई। तो कंस्ट्रक्टिव वेव इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जब हमारे पास किसी वेव का एक क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से, या किसी वेव का एक ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से मैच करते हैं, तो उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन जब किसी एक वेव का कंप्रेशन जो है वो दूसरी वेव के कंप्रेशन के साथ जो है मैच करता है, मीट करता है इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब भी हमारे पास वेव्स जो हैं, दो वेव्स जो हैं वो सेम प्लेस पे जो है वो अराइव हों सेम टाइम में, लेकिन वो आउट ऑफ द फेज हो, मतलब थीटा उनका 180 हो, तो उन वेव्स को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स कहते हैं। सॉरी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होता है। इसके लिए आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो साइलेंस होती है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होती है। किसी भी दो साउंड वेव्स की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास साइलेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, खामोशी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बीट्स क्या होती है। बीट्स इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसी ऑफ टू वेव्स, तो हम लोग बीट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसका रिलेशन आप लोगों के पास यहाँ पर मैंशन है। तो बीट्स को हम लोग यूज़ करते हुए हम लोग अननोन फ्रिक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बीट्स को यूज़ करते हुए। और यहाँ पे जो है वो इसने दो पॉइंट्स लिखे हैं। हमारे पास जो परसीव्ड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है ना साउंड की, उसे हम लोग पिच कहते हैं, और फ्रिक्वेंसीज के डिफरेंस को हम लोग जो है वो बीट्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोले कि आप लोग जो है वो बीट्स फाइंड करो, तो उसने आपको अगर दो फ्रिक्वेंसीज दी हो, तो जस्ट उसका आप लोगों ने जो है वो डिफरेंस लेना है, मतलब उनको माइनस करना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास बीट्स जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज इन केस ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स में जब हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है ना, तो हमारे पास जो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग पल्स के दरमियान जो एंगल होता है वो लैम्बडा/2 होता है, या वो पाई के इक्वल होता है,
या वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इन केस ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल कब होता है, जब हमारे पास थीटा जो है वो λ/2 होता है, या 1 पाई होता है, या वो 180 होता है, तब ये सारी एक ही चीज़ें हम लोग, ठीक है, λ/2 को पाई भी कहते हैं, पाई को हम लोग 180 भी कहते हैं। देखो एक सर्कल में हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं ना, तो एक सर्कल में 360 डिग्री भी होते हैं, तो 1 पाई में कितने होते हैं, ये 180 बनते हैं ना। ठीक है, तो ये सारी सेम चीज़ें हैं। फिर कहता है कि जब हमारे पास ट्रांसवर्स वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती है ना किसी डेंसर मीडियम से, तो उस वक्त हमारे पास जो फेस चेंज होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम की उसने बात की थी। लेकिन इन केस ऑफ रेयर मीडियम हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ना, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो किसी भी किस्म का फेस चेंज जो है वो नहीं होता। तो ये दो इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं। ठीक है, डेंसर मीडियम की बात करें इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, तो आप लोगों ने बोलना है कि वो जब रिफ्लेक्ट होती है ना फ्रॉम द डेंसर मीडियम, तो हमारे पास फेस चेंज है 180 होता है। लेकिन जब यही ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रॉम द रेयर मीडियम, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो फेस चेंज जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी फेस चेंज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें यहाँ पे जस्ट उसने ये बोला है कि हाँ जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेस वेव्स के अंदर भी जो है वो फेस जो है वो चेंज हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं आगे बाकी वेव्स को कि वो क्या कहती हैं। साउंड वेव्स का उसने लिखा है कि हमारे पास साउंड वेव्स जो है वो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। ठीक है, और इनमें हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, साउंड वेव्स के केस में। फिर यहाँ पर इसने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। कहता है कि जब भी हमारे पास ओरिजिनल साउंड वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट से, तो हमारे पास जो साउंड है वो 0.1 सेकेंड बाद जो है वो हमें रिसीव होती है। ठीक है, और इसको हम लोग इको कहते हैं। ठीक है, और इको के लिए हमारे पास जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो 17 मीटर है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट द स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव्स कहता है कि हमारे पास जो है वो व्हेन टू प्लेन वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग अ लाइन आर सुपर इम्पोज्ड अ वेव obtained इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स को हम लोग स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, या स्टेशनरी वेव्स को हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रिक्वेंसी सेम होती है, स्पीड ऑफ वेव की जो स्पीड है वो सेम होती है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी एक लाइन के ऊपर, और वो सुपर इम्पोज्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम लोग स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज λ/2। ठीक है, तो ये आपको याद हो कि दो सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो λ/2 के इक्वल होता है, या वो पाई के इक्वल होता है, या वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि द लोएस्ट करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन F1 इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक और द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारे पास जो लोएस्ट करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी होती है ना किसकी, वाइब्रेशन ऑफ F1, तो उसे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या उसे हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जस्ट सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है वो याद होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो है वो हम लोग अगर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव से आप प्रोड्यूस करते हैं मिडल पे या क्वार्टर लेंथ पे या 1/6 ऑफ द लेंथ पे, तो हमारे पास जो है वो लेंथ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी के पे क्या होगा, तो ये टेबल है, उसके रिलेटेड आप लोग इस टेबल को खुद देख लो। इसके बाद हमारे पास ऑर्गन पाइप जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग जो है वो ओपन पाइप कहते हैं, दूसरे को जो है वो क्लोज ऑर्गन पाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने जो है वो ओपन एंड क्लोज जो है वो ऑर्गन पाइप्स के बारे में बताया कि डिफरेंट केसेस में हमारे पास जो है वो लेंथ पे क्या अफेक्ट होगा, वेव लेंथ पे क्या अफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या अफेक्ट होगा। तो आप लोग इस टेबल की स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोगों ने खुद कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, कहता है कि जब भी हमारे पास सोर्स जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनिंग, तो उस वक्त हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर सोर्स जो है वो अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर जो है वो मूव करता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हमारे पास लिसनर जो है मूव करता है टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो उस वक्त हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर वही लिसनर जो है वो अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करता है, तो उस वक्त हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड जो है वो डिक्रीज़ होगी। सेम है यार, दूर जगह जाएगा तो डिक्रीज़ होगी, नज़दीक आएगा तो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, फिर जब हमारे पास लिसनर और जो सोर्स है वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर यही दोनों जो है वो एक दूसरे से अवे मूव करें, तो उस वक्त हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती है।
फिर कहते हैं कि हम लोग डॉपलर इफेक्ट को सिर्फ साउंड वेव्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम लोग लाइट वेव्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों वेव्स के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों के पास ये एक टेबल है जिसमें जो कि हम लोगों ने पहले ही बात की कि अगर हमारे पास जो है वो सोर्स अगर लिसनर की तरफ मूव कर रहा हो, या सोर्स जो है वो लिसनर से अवे फ्रॉम मूव कर रहा हो, या अगर लिसनर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो, या लिसनर अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रहा हो, या अगर हमारे पास ये लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हों, या अगर ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हो, तो फ्रिक्वेंसी पर हम लोगों ने अफेक्ट के पीछे बात की थी। अब यहाँ पे उन्होंने उसी चीज़ के लिए जो है वो फ्रिक्वेंसी के जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो निकाले हैं। तो आप लोगों ने इन रिलेशन को भी याद रखना है। लाजमी नहीं है कि आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ थोरेटिकली दें, वो आप लोगों से इनका भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सोर्स मूव करे टुवर्ड्स द लिसनर, हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होगी, तो आप लोगों ने ये भी लिखना है, ठीक है। ये रिलेशंस आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है स्पेशली एम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। कि एम डी कैट वाले भी देख लें, लेकिन एम डी कैट वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अक्सर जगह पे मैं कहता होता हूँ कि यार हर चीज़ की एम डी कैट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। देखो यार, उन बेचारों के पहले तो 100 MCQs होते थे, अब इस मरतबा उन्होंने 50 MCQs कर दिए। अगर वो उसमें से सिर्फ 15 MCQs जो है वो फ़िज़िक्स के रख रहे हैं, वैसे 15 नहीं है, इससे थोड़ी रेशो और कम है, लेकिन हम लोग 15 कंसिडर कर लेते हैं। और टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं जी फ़िज़िक्स के? 20। तो पहले तो एग्जामिनर क्या करेगा कि कुछ 5 चैप्टर्स को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देगा, उसमें से MCQs देगा ही नहीं। फिर बाकी वो हर चैप्टर में से एक एक MCQ उठाएगा, तो एक एक MCQ वो इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑन द अदर साइड जो कि एम डी कैट एस्पायरेंट्स हैं, उनके 56 MCQs होते हैं फिजिक्स से, ठीक है। तो एग्जामिनर के पास अच्छा खासा मौका होता है कि वो डीप जाए थोड़ा। उसके बाद हमारे पास है जी एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स, ठीक है। प्लेन की स्पीड को फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ प्लेन को फाइंड करने के लिए, एंड सबमरीन्स को फाइंड करने के लिए हम लोग डॉपलर इफेक्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 kHz से जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक लाइन लिखी है, लेकिन यहाँ पे ये वर्डिंग, ये डिजिट क्लियर नहीं है कि 10 की पावर क्या है। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग बुक से कंसल्ट कर लो, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, आप लोग वीडियो को पास करके ये खुद पढ़ लो, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म का MCQ पॉइंट नहीं है, या क्या पता आ भी जाए, लेकिन इसको आप लोग खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं, तो हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ना, ठीक है, उनको हम लोग पोलराइजेशन के प्रोसेस से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, कहता है कि अगर हमारे पास वाटर जो है वो किसी ऑब्स्टिकल के पास जो है वो पहुँचता है, और वो क्या करता है, वो बेंड हो जाता है अराउंड द ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो इसी बेंडिंग को हम लोग जो है डायफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये वही बात है जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसने वही चीज़ लिखी है कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो पैरेलल मूव करती हैं, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। उसके बाद कहता है कि वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स मेड फ्रॉम द ट्यूनिंग फोर्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी 330 हर्ट्ज इज़ नियरली 330 मीटर, ठीक है। 330 हर्ट्ज से जो है वो अगर फ्रिक्वेंसी है, तो हमारे पास जो वेवलेंथ होगी ना वो कितनी होगी, 330 मीटर। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग की टेंशन जो है वो कांस्टेंट हो, डायमीटर हम लोग उसका डबल कर लें, तो स्पीड जो है वो उसकी हाफ हो जाएगी। फिर उसके बाद उसने एक पॉइंट कहता है कि ट्रांसवर्स वेव्स इन ट्रांसवर्स विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स इज λ/2, या ऐसे आप लोग 180 डिग्री या पाई भी कह सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ वेव्स, वी यूज़ v = f λ। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। कहता है कि गेमा रेज की जो हमारे पास एनर्जी है वो हायर होती है, ठीक है, देन एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेंट रेज एंड विजिबल रेज। आप लोगों को MCQ में ऑप्शन दे सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। ऑप्शन ए में आप लोगों को उसने गैमा रेज दिया हो, एक्स रेज दिया हो, वायलेंट रेज दिया हो, विजिबल रेज दिया हो, तो फिर आप लोग बोले कि गैमा रेज की एनर्जी जो है वो हाई होती है। उसको पता कहते हैं कि रेडियो वेव्स ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिसे हम लोग कैरियर वेव्स कहते हैं, ठीक है। अगर रेडियो वेव्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो उसे हम लोग कैरियर वेव्स कहते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अर्थक्विक को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए जो है वो सेस्मोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, कहता है कि साउंड वेव जो है वो हाइड्रोजन से जो है वो ज़्यादा फास्टर मूव करती है, ठीक है, हाइड्रोजन मीडियम में से। उसके बाद यहाँ पे 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सेटेलाइट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द चेंज इन फ्रिक्वेंसी और द रेडियो वेव्स बाय यूजिंग
डॉपलर इफेक्ट। और कहते हैं कि हम लोग जो है वो नेचर ऑफ मीडियम को चेंज करने से फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो चेंज नहीं होती। फिर नेक्स्ट दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि इफ़ द विड्थ ऑन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बिकम डबल, अगर हम लोग विड्थ को जो है वो डबल कर देते हैं तो फ्रिंजेस जो है वो हाफ हो जाती हैं, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट को हम लोग साउंड वेव्स पर और लाइट वेव्स दोनों पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वही उसने डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी है जो कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन सा फिनोमेना जो है वो शो करता है कि हमारे पास जो लाइट की नेचर है वो ट्रांसवर्स वेव्स है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है वो शो करता है कि हमारे पास जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर की है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने एक पॉइंट लिखा, कहता है कि नेट एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द सेम टेम्परेचर इज ज़ीरो। टेम्परेचर जो है वो हीट फ्लो की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। अच्छा, ये अब पॉइंट्स यहाँ से आगे जो है वो किसी और चैप्टर के उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन हम लोग इनको भी देख लेते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का कोई ना कोई MCQ जो है वो कवर हो जाए। हम लोग किसी बॉडी की टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं वर्क और हीट से, ठीक है। कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। फिर कहते हैं कि हमारे पास ये जो लेज़र है ना, बेसिकली इट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। और हुक्स लॉ कोरिलेट्स द फोर्स एंड एक्सटेंशन। MRI वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे उसने सारे चैप्टर्स के पॉइंट्स को कंबाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी देखेंगे इनको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी चैप्टर के रिलेटेड कहता है कि इन स्टेशनरी वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज λ/2। और दो नोड्स के दरमियान कितना था, सॉरी λ/4 है। और दो नोड्स के दरमियान हमारे पास λ/2 था। और दो नोड्स एंड एंटी नोड्स के दरमियान कितना है, वो λ/4 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट्स से कहता है कि हम लोग साउंड वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। हाँ, आप लोगों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर साउंड वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो ट्रैवल करता है तो उसकी कौन सी चीज़ जो है वो चेंज नहीं होगी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। आप लोगों से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, प्रिसाइज वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो फोटॉन्स होते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और MCQ पॉइंट है। कहता है कि हमारे पास जो स्काई है उसका कलर ब्लू होता है, वो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। अच्छा, ये वही पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग नोट करो और स्पेशली वो लोग इसको सही तरह से नोट कर सकेंगे जिन लोगों ने हमारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किए हैं, तो उसमें भी यही MCQs आए हुए थे, ठीक है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को लाजमी देखो। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर हम लोग ग्रीन लाइट को जो है वो, अगर हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है वो ग्रीन लाइट हम लोग यूज़ करते हैं ना, अगर हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी भी हमारे पास सेम हो, तो हमारे पास फ्रिंजेस की विड्थ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और नंबर ऑफ लूप्स इन द स्टेशनरी वेव्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव्स पर जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास कोई लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में जाती है, तो उसमें वेवलेंथ और स्पीड जो है वो चेंज होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हम लोग साउंड वेव्स को जो है वो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते डायफ्रैक्शन की वजह से। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली वही चीज़ें जो आप लोगों की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं थे, ये उन्हीं के रिलेटेड हैं, लेकिन ये MCQs में आते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हमारे पास ये जो लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। फिर उसके बाद कहता है कि अगर हम लोग किसी भी मूविंग पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं ना, तो हमारे पास वो वेवलेंथ जो उसके साथ एसोसिएटेड होती है ना, वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। कहता है कि एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। फिर उसने बोला कि रेडियो वेव्स, MRI, माइक्रोवेव्स, ये सारी जो है वो रेजोनेंस की एप्लीकेशन हैं। लास्ट में हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि MCQs में पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग उनको भी जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। कहता है कि वाई साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल पेंडुलम इज़ नॉट हियर्ड। देखो, हम लोग जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर ना, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। इसके बिटवीन जो साउंड होगी ना उसको हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाली साउंड होगी उसे हम लोग जो है वो इंफ्रासोनिक कहते हैं, और इंफ्रासोनिक को हम लोग नहीं सुन सकते। और जो साउंड जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है तो वो अल्ट्रासोनिक होती है, हम लोग उसको भी नहीं सुन सकते। अब कहते हैं कि हम लोग सिंपल पेंडुलम की साउंड को जो है वो क्यों जो है नहीं सुन सकते,
क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम लोग उसको सुन नहीं सकते। ये इसका मेन आंसर है, दैट इज़ इट। नेक्स्ट कहते हैं कि रिंगिंग बाईसाइकिल बेल इज ये हेल्ड है, ठीक है, हेल्ड टाइटली बाय द हैंड इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग द साउंड। वाई? बाईसाइकिल की जो बेल होती है ना उसको कहते हैं अगर हम लोग टाइटली जो है वो हैंड से ग्रिप कर लें तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों? जब हम लोग उसको ग्रिप कर लेते हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं होती। जब वाइब्रेशंस नहीं प्रोड्यूस होती तो ऑब्वियसली साउंड प्रोड्यूस्ड नहीं होता। कहते हैं कि वाई इज द इंटेंसिटी ऑफ द इको इज लेस दैन दैट ऑफ द ओरिजिनल साउंड। हमारे पास ओरिजिनल साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इको। देखो इको जो है वो जिस वक्त हम लोग देखो इको उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास कोई साउंड वेव जो है वो किसी ऑब्स्टिकल के साथ या किसी चीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल वाल के साथ टकरा के वापस आती है, तो तब हमें मतलब इको सुनाई देती है ना। तो जिस वक्त वो वाल के साथ टकराती है तो वो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो उस वाल को जो है वो इम्पार्ट कर देती है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो इको की इंटेंसिटी होती है ना वो लेस दैन होती है ओरिजिनल साउंड से। ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपसे इसकी रीज़न भी पूछ सकता है, या फिर आप लोगों को जो है वो कह सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ कोरेक्ट। आपसे कह सकता है कि साउंड ऑफ या इंटेंसिटी ऑफ इको इज़ लेस दैन ओरिजिनल साउंड, इंटेंसिटी ऑफ इको इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ओरिजिनल साउंड, या इंटेंसिटी ऑफ इको इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल साउंड। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस बना के पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इन विच मीडियम एयर और वाटर एंड इको इज़ हियर्ड सूनर एंड वाई। देखो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है ना बेसिकली वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पर, ठीक है। अब इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी मीडियम की, साउंड वेव जो है वो उतना इजीली जो है वो ट्रैवल करेगा। अब हमारे पास जो वाटर होता है ये ज़्यादा इलास्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलते हैं कि वाटर में जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फास्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है वो इको जो है वो जल्दी सुनाई देती है। नेक्स्ट कहता है कि हम लोग साउंड वेव्स को जो है वो मून पे जो है वो नहीं सुन सकते, ऐसा क्यों होता है? देखो साउंड वेव हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इनके लिए जो है मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और मून पे हमारे पास किसी भी किस्म का मटेरियल मीडियम नहीं होता। सो दैट इज़ वाई हम लोग मून पे हम लोग साउंड को जो है वो नहीं सुन सकते। नेक्स्ट कहता है कि पर्सन प्लेसेस इज ईयर ऑन द रोल्स ऑफ द रोल रोड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कमिंग ट्रेन, वाई इज दिस डन। कहता है कि एक बंदा है वो ट्रेन की पटरी के साथ कान लगाकर जो है वो उस ट्रेन की आवाज़ को सुन सकता है, ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जो है वो लिक्विड्स में होता है, ठीक है, और सबसे लीस्ट हमारे पास जो है वो गैसेज में होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इसीलिए हम लोग जो है वो एयर में स्पीड ऑफ साउंड को जो है वो या उस साउंड को उस तरह से नहीं सुन सकते ट्रेन को जैसा हम लोग उस सॉलिड में सुन सकते हैं। इसलिए वो बंदा जिस वक्त ट्रेन की पटरी के साथ कान लगा के जो है वो उस ट्रेन की वॉइस को जो है वो सुन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि जब हमारे पास थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ना तो पहले जो है वो लाइटिंग होती है, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उस थंडर की आवाज़ को सुनते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साउंड इन एयर। ये उसका मेन रीज़न है। कहता है कि लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड इन एयर, सो दैट इज़ वाई। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड। फिर कहते हैं कि वाई इज़ इट सो क्विट आफ्टर अ स्नोफॉल। जब हमारे पास स्नोफॉल होती है तो उसके बाद इतनी खामोशी क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास ये जो स्नो होती है ना ये गुड साउंड एब्जॉर्बर होती है, ये साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे पास हर तरफ खामोशी खामोशी जो है वो छा जाती है। तो ये था आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, वेव्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने